एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर पैशनेट अबाउट में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कैसे होती है। तो आप सबको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक फ्रेज सबसे ज्यादा प्रचलित है, अतिथि देवो भव, यानी कि जो मेहमान है वो भगवान के समान होता है। अब यही कंसेप्ट एक डेमोक्रेटिक कंट्री में भी इंक्लूड होता है। इसमें जो मेहमान होते हैं वो कंट्री के सिटीजन होते हैं। कंट्री के सिटीजन को यहाँ पर भगवान से तुलना करी जाती है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। अब इन्हीं लोग बागों की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे सामने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रोग्राम और पॉलिसीज और अपने आइडियोलॉजी को हमारे सामने रखती है। अब उन्हीं प्रोग्राम, पॉलिसी और आइडियोलॉजी के बीच में हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चूज करते हैं और उसे गवर्नमेंट फॉर्म करने का मौका देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है, चाहे वो पंचायती राज सिस्टम हो, चाहे वो किसी ग्राम पंचायत की इलेक्शन हो, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो किसी सेंटर के इलेक्शन हो। हर इलेक्शन में कंट्री के सिटीजन का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक इसी प्रकार से हर एक स्टेट इलेक्शन में उस स्टेट के सिटीजन का इंपॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए कि एक छोटा सा स्टेट है। अब इस स्टेट को छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया गया है। अब जब इस स्टेट को छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया गया है, अब इन्हीं छोटे छोटे एरियाज को हम पॉलिटिकल बाउंड्री बोलते हैं। साथ ही साथ इन्हें कंस्टिट्यूएंसी भी बोलते हैं। अब इन्हीं कंस्टिट्यूएंसी को जीतने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर एमएलए के इलेक्शन को लड़ते हैं और यहां पर जो स्टेट के सिटीजन होते हैं वो अपना बहुमूल्य वोट अपने पसंदीदा कैंडिडेट को देते हैं। और इस स्टेट में से, इस कंस्टिट्यूएंसी में से जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में नियुक्त किया जाता है, सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसी में वोट मिलते हैं, सबसे ज्यादा एमएलए यहां से इलेक्ट होते हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो एमएलए होते हैं वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। अब इसे हम समझते हैं एक रफ स्केच से। मान लो कि ये एक छोटा सा स्टेट है। अब इस छोटे से स्टेट को हमने और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब यहां पर जो ये स्क्वायर निकल कर आया है या फिर यहां पर जो ये बॉक्स क्रिएट हुआ है, ये एक पॉलिटिकल बाउंड्री बना रहा है। अब इसी पॉलिटिकल बाउंड्री को हम कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। अब इसी कंस्टिट्यूएंसी को जीतने के लिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर यहां पर एमएलए के इलेक्शन को लड़ते हैं। अब इन्हीं व्यक्तियों में से, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर में से जो स्टेट के सिटीजन होते हैं वो अपने पसंदीदा एमएलए को चूज करते हैं और जिस पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए इलेक्ट होते हैं वही गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको कंस्टिट्यूएंसी और स्टेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है समझ में आ गया होगा। अब ये हम समझते हैं कि एमएलए होता क्या है। तो हमने देख लिया कि एमएलए का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी एक पार्लियामेंट है, ठीक इसी प्रकार से हर एक स्टेट गवर्नमेंट की अपनी एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि अपनी एक पार्लियामेंट है जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए मिलकर करंट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो एमएलए क्या है? एमएलए की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये पीपल के द्वारा इलेक्ट होते हैं और गवर्नमेंट को भी फॉर्म करते हैं। अब हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। स्टेट को डिफरेंट एरियाज यानी कि कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है पीपल के द्वारा, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि इस एमएलए की सीट के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है कि ये एमएलए मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाते हैं। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी चाहिए, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी चाहिए तो उससे उस स्टेट से सबसे ज्यादा अपने मेंबर, अपने एमएलए को उस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करवाना होगा। यानी कि मान लो कि अगर मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में 68 कंस्टिट्यूएंसी हैं,
तो उन 68 कंस्टिट्यूएंसी में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जीतना है तो उसे 34 प्लस अपने एमएलए उस स्टेट से इलेक्ट करवाने होंगे अगर उसे मेजोरिटी चाहिए तो। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 34 प्लस एमएलए उस स्टेट से इलेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम मेजोरिटी पार्टी बोलते हैं। साथ ही साथ ऐसी पार्टी को हम रूलिंग पार्टी भी बोलते हैं और जो बाकी अदर पार्टी रह गई उन्हें हम अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। यहां पर वही एग्जांपल दिया गया है कि मान लो कि अगर हम मध्य प्रदेश का एग्जांपल लें तो वहां पर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो कंस्टिट्यूएंसी है यानी कि जो टोटल कंस्टिट्यूएंसी है वो 68 है। अब इस 68 कंस्टिट्यूएंसी में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी चाहिए तो उसे 34 प्लस एमएलए उस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करवाने होंगे। यहां पर उदाहरण के तौर पर मान लो कि भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं इलेक्शन। अब भारतीय जनता पार्टी को मान लो कि भारतीय जनता पार्टी के उस कंस्टिट्यूएंसी से 44 एमएलए इलेक्ट हो जाते हैं। एक स्टेट में जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी है 68 कंस्टिट्यूएंसी है और इन 68 कंस्टिट्यूएंसी में से अगर भारतीय जनता पार्टी के 44 एमएलए इलेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी है एक मेजोरिटी पार्टी है। बाकी जो पार्टी रह गई वो अपोजिशन पार्टी को फॉर्म करती हैं। अब जो स्टेट का जो हेड होता है उसे हम गवर्नर बोलते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और गवर्नर का मेन काम होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने स्टेट के सिटीजन का वेलफेयर करे। इलेक्शन के बाद जो ये एमएलए होते हैं जो कि रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये अपने बीच में से ही किसी को लीडर इलेक्ट करते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनता है और जो चीफ मिनिस्टर होता है अपनी ही रूलिंग पार्टी में से कुछ एमएलए को मिनिस्टर के रूप में चूज करते हैं। इलेक्शन के बाद जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो इन चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर को शपथ दिलवाते हैं। अब कभी कभार हमारे सामने ऐसी भी सिचुएशन देखने को मिलती है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है। ऐसी सिचुएशन में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आती हैं और गवर्नमेंट को फॉर्म करती हैं। हिंदी में इसे हम गठबंधन सरकार बोलते हैं, मिलीजुली सरकार बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। तो चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं ये गवर्नमेंट को रन करते हैं, साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को भी चलाने का काम इन्हीं चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर का है। इनके अपने अलग अलग सेपरेट ऑफिसेस होते हैं। अब लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस है जहां पर हर एमएलए, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो चाहे वो अपोजिशन पार्टी उससे हो, ये एक साथ मिलते हैं और अपने इश्यूज और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो एमएलए हैं उनकी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला, एक तो एमएलए के रूप में और दूसरा मिनिस्टर के रूप में। अब डिबेट इन द असेंबली। अब ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है इसमें हमने देख लिया कि इसमें अपोजिशन साथ ही साथ रूलिंग पार्टी के एमएलए आकर मिलते हैं और करंट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। यहां पर जो एमएलए हैं वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने सजेशन दे सकते हैं और इसमें जो भी मिनिस्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई इन मिनिस्टर को देना पड़ता है और अपनी बात को लोग बागों के सामने रखना पड़ता है कि क्यों उन्होंने इस प्रोग्राम, पॉलिसी या फिर ये स्टेप लिया अपने स्टेट में। अब जो चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर होते हैं ये डिसीजन को लेते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। वहीं चाहे डिसीजन कुछ भी हो, कुछ भी चाहे डिसीजन हो, लेकिन जो डिसीजन है ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए के द्वारा अप्रूव्ड करी जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो ये एमएलए हैं ये उस स्टेट के सिटीजन को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने इन्हें इलेक्ट किया है। डेमोक्रेसी में जो ये एमएलए हैं ये क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इश्यू पर और डिसाइड कर सकते हैं कि पैसा कहां पर खर्च किया जाएगा, यानी कि इन्हीं के पास मेन अथॉरिटी होती है। अब यहां पर हम एक छोटा सा डिबेट देखेंगे जो कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रहा है, जो कि हमें इस बात का रुख देगा कि किस प्रकार से स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में करंट प्रॉब्लम को लेकर डिबेट होती है। तो यहां पर हम 6 एमएलए की बात करेंगे। 6 एमएलए आपस में डिबेट कर रहे हैं, करंट प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर एमएलए 1 क्या बोलते हैं?
एमएलए एक बोलते हैं कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी अखंड गांव में 15 लोग बाग डायरिया की वजह से मर चुके हैं। मुझे शर्म आती है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है। वो तो बड़ी बड़ी बात करती है कि वो टेक्नोलॉजी की चैंपियन है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सिंपल प्रॉब्लम डायरिया इसे सोल्व नहीं कर पा रही है। मेरी एक दरख्वास्त है हेल्थ मिनिस्टर से कि वो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में अपना योगदान दे। वहीं एमएलए 2 क्या बोलते हैं? एमएलए 2 बोलते हैं कि मेरा प्रश्न ये है कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इतनी बुरी सिचुएशन क्यों है? हम क्यों अच्छे डॉक्टर अपॉइंट नहीं कर पा रहे? हम क्यों अच्छे मेडिकल स्टाफ डिस्ट्रिक्ट में नहीं रख पा रहे? मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का क्या प्लान है इन सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए और लोगों के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए। और अगर वो इंश्योर नहीं कर सकती तो ये सबसे बड़ी आने वाली आपदा है। वहीं यहां पर एमएलए 3 क्या बोलते हैं? एमएलए 3 बोलते हैं कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी तोलपत्ती में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। जो वुमेन है उन्हें 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी को कलेक्ट करने के लिए। अरे मैं पूछता हूं कि कितने टैंकर को लगाया गया पानी को सप्लाई करने के लिए उन स्टेट में, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में, या फिर कितने वेल्स और पॉन्ड्स को क्लीन और डिसइंफेक्ट किया गया। वहीं एमएलए 4 क्या बोलते हैं? एमएलए 4 बोलते हैं कि मेरे सभी दोस्त इन प्रॉब्लम को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इन सारी सिचुएशन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी है। वाटर टैंकर्स अपनी पूरी सर्विस कर रहे हैं। ORS पैकेट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करवाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। वहीं एमएलए 5 क्या बोलते हैं? एमएलए 5 बोलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में बहुत पुअर फैसिलिटी है। कुछ तो ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जहां पर डॉक्टर ही नहीं है, हम अच्छे मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट नहीं कर पा रहे। और कुछ तो ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर जो डॉक्टर हैं वो लंबी छुट्टियों के लिए चले गए हैं। कितने शर्म की बात है। अब ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है इन मरीजों की जो हालत है वो बद से बदतर बनाती जा रही है। और ये कौन इंश्योर करेगा कि ORS पैकेट हर एक स्टेट में बट रहे हैं या नहीं? वहीं एमएलए 6 क्या बोलते हैं? एमएलए 6 बोलते हैं कि जो अपोजिशन मेंबर हैं ये हमारी प्रेजेंट की गवर्नमेंट को अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं। ये सब किया धरा प्रीवियस गवर्नमेंट का है। जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जिसके चलते ये अपने लोगों के वेलफेयर को इंश्योर कर पाए। हर जगह पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, गार्बेज को क्लीन करवाया जा रहा है, सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब ये हमने एक डिबेट देखा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ, जिसमें जो मेंबर है, जिसमें जो एमएलए हैं, ये डिबेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया या फिर क्या एक्शन नहीं लिया। अब ये एमएलए डिबेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ये एमएलए हैं, ये एमएलए मिलकर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एमएलए हैं ये उस स्टेट के सिटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम गवर्नमेंट का मतलब समझे गहराई से, तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, ये एमएलए और दूसरे मिनिस्टर जो कि उन्हें हेड करते हैं। लेकिन जो ओवरऑल हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है और ये गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसके चलते आपको सारी वीडियो रिलेटेड अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।